स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटी विषय पे बातचीत कर रहे थे और पॉलिटी विषय में स्पेशल जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो था डीपीएसपी, यानी कि हमने आप लोगों को फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार से संबंधित मुद्दों पे बातचीत किया था और उसके बाद हमने आप लोगों को डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जितनी सारी मुद्दे थी उसकी विशेषताओं से लेकर के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक के मुद्दों पे हमने पूरी बातचीत किया था। आज जिस मुद्दे पे हम आपसे बातचीत करने वाले हैं वो एफआर और डीपीएसपी के मध्य क्या अंतर देखा जाता है, उन संवैधानिक पहलुओं पे आपसे बातचीत करेंगे। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी नए हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारी बढ़ती हुई मनोबल आप लोगों के भावी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे आधारित निरंतर आप तक उपलब्ध करवाता हूँ। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में क्या अंतर है, उससे संबंधित मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। अगर इन दोनों पहलुओं को ध्यान रखा जाए, इसका डिटेल में क्लास हमने इसके पहले की वीडियो पे आपको दे दिया है। अगर इन दोनों मुद्दों को ध्यान दिया जाए तो मौलिक अधिकार का जो जिक्र किया गया भारतीय संविधान में, मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेदों में अगर देखा जाए तो 12 से 35 के बीच में इसका उल्लेख किया गया। वहीं पे राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में और अनुच्छेदों में देखा जाए तो 36 से 51 के मध्य इसका उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकार पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि सरकार के लिए मौलिक अधिकार जो है वो एक नकारात्मक पहलू के रूप में काम करता। मतलब मैंने आपको ये समझाया था कि अगर किसी भी तरह की सरकार के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, कोई चैरिटेबल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट के विरुद्ध कोई कानून बनाता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 हमने आपको पढ़ाते समय बताया था कि 13 के पास इतनी ताकत है कि 13 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के विरुद्ध बनाए हुए कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगी, यानी कि उसको रद्द घोषित कर देगी। फंडामेंटल राइट जो नकारात्मक, इसका सीधा सीधा मतलब ये कहता है कि फंडामेंटल राइट में दिए गए जितनी सारी पहलू संविधान में उल्लेखित किया गया है उसके विरुद्ध सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती है। उसके विरुद्ध अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास तुरंत पावर आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे बनाए हुए कानून को रद्द घोषित कर देती है। वहीं पे डीपीएसपी को अगर देखा जाए तो डीपीएसपी सकारात्मक पहलू के रूप में सरकार को दिशा निर्देश करता है। कल के मैंने वीडियो में आपको पढ़ाते हुए बताया था कि सपोज करिए अगर किसी व्यक्ति को आप देश का प्रधानमंत्री बना दिए, सरकार बना दिए और वो व्यक्ति को कुछ नहीं पता है कि शासन सत्ता का संचालन हम किस हद तक करें, कौन कौन सी गतिविधियां लोकतांत्रिक देश को संचालित करने के लिए आवश्यक होती है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ नहीं पता है तो उस व्यक्ति से आप सीधे सीधे कहिए कि आप संविधान में उल्लेखित डीपीएसपी को पढ़ लीजिए, डीपीएसपी जो लिखता है वही आपको देश के लिए करना है। यानी कि ये सीधे सीधे कह रहा है डीपीएसपी सरकार को कुछ करने के लिए ये कहता है और फंडामेंटल राइट जो है इसमें दिए गए जितने सारे तत्व हैं उसी के विरुद्ध सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती है। तीसरा जो मैंने लिखा है कि जो फंडामेंटल राइट हमारा जो मौलिक अधिकार है वो न्याय योग्य है और डीपीएसपी में मैंने लिखा है कि यह न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य का मतलब यह है कि इसको न्यायालय में आप परिवर्तनीय के रूप में काम करता है। अगर किसी भी तरह की फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत होती है कि उस पर सुनवाई कर सकता है। कोई भी भारत का नागरिक या कोई भी भारत का व्यक्ति मौलिक अधिकार से संबंधित मुद्दों पे ऑन द स्पॉट सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण लेने की ताकत रखता है और सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करके उस व्यक्ति को संरक्षित रख सकती है। वहीं पे डीपीएसपी में कहा गया है कि यह न्याय योग्य नहीं है। अगर डीपीएसपी में उल्लेखित कोई भी तत्व का प्रयोग सरकार करने में अक्षम हो जाती है, सरकार उन तत्वों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाती है, तो भारत का कोई भी व्यक्ति या भारत का कोई भी नागरिक
कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि उसके समक्ष डीपीएसपी जैसे तत्वों को क्रियान्वित सरकार करने में असफल हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट या अदालत यही कहेगा कि भारतीय संविधान के ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 37 के बारे में। 37 कहता है कि ये मूलभूत ढांचा के रूप में डीपीएसपी काम करती है और इसको किसी भी परिस्थिति में न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि डीपीएसपी में जितनी सारी बातें लिखी गई हैं वो भारत ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश की सरकार को अगर कह दिया जाए पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, तो शायद उस बात को आप लागू नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा चौथी बात को अगर देखा जाए तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। हमारा फंडामेंटल राइट राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। मान के चलिए अगर कोई एक रिक्शा वाले का लड़का है और एक अमीर घर का लड़का है, तो हमने पढ़ाते समय आपको उदाहरण दिया था, अगर रिक्शे वाले लड़का चाहता है कि उसको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो हमारी फंडामेंटल राइट उसको पावर देती है, वो चाहेगा तो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकता है। रिक्शा वाले लड़का अगर जाता है मत देने के लिए तो उसके वोट को एक ही गिना जाएगा, और वहीं अमीर घर का अगर लड़का चला जाता है वोट डालने के लिए तो उसके भी वोट को एक ही वोट के रूप में गणना किया जाएगा। यहाँ उसके संपत्ति या वैभवशाली परिस्थिति को ध्यान में रख के हमारा संविधान किसी भी तरह से मतभेद नहीं करता। लेकिन अगर हम लोग उसी बात को देखें डीपीएसपी में, तो डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। वही अमीर घर का लड़का अगर 5 स्टार होटल में जाकर के खाना खा रहा है तो शायद आप कल्पना करिए एक गरीब और रिक्शा घर का लड़का जो होगा वो 5 स्टार होटल में जाकर के भोजन नहीं कर सकता। आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, एक रिक्शा चालक का लड़का होगा अगर वो अपनी सामाजिक सामंजस्य को स्थापित करने के लिए अगर वो रिक्शे से जाता है डील करने के लिए पार्टी को, तो वहीं पे अमीर घर का लड़का जो होगा वो एरोप्लेन का सहारा ले सकता। कल्पना करिए अगर इन बातों को हम फंडामेंटल राइट में रख दिए होते तो हमारी देश की परिस्थिति क्या होती। हमारी देश की परिस्थिति कुछ अजीबोगरीब हो जाती, और वो अजीबोगरीब ये होती कि हर गरीब घर का लड़का जो होता वो अमीरों से तुलना करता, और उसकी जहां उसकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में मतभेद होता, डाइवर्सिटी दिखाई देता, तो हर गरीब घर का लड़का सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा करके सरकार के ऊपर ये निर्देश जारी करवाता, और सरकार जो होती मजबूर हो जाती हर गरीब को अमीर बनाने के लिए। तो आप कल्पना करें कि अगर हर गरीब को सरकार इसी तरह से अमीर बनाने की कोशिश करेगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस हद तक कमजोर होती चली जाएगी, और शायद भारत देश जो होगा उसकी परिस्थिति आर्थिक गतिविधियों के रूप से बहुत ही कमजोर साबित हो सकती है। पांचवी जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें अंतर, ये व्यक्तिगत कल्याण की बात करता है। जो फंडामेंटल राइट होता है ये व्यक्तिगत कल्याण पर बल देता है, यानी कि सीधे और मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत रूप में काम करता है। वहीं पे जो नीति निर्देशक तत्व है ये समुदाय के कल्याण पे बल देते हैं। इसीलिए हम डीपीएसपी को समाजवादी अवधारणा के रूप में देखते हैं। समाजवादी अवधारणा के रूप में डीपीएसपी दिखाई देने के ही नाते हम कह सकते हैं कि डीपीएसपी में लिखे गए जो बात है वो समाजवादी प्रवृत्तियों को लागू करने की कोशिश करती है, जबकि फंडामेंटल राइट जो होता है वो व्यक्तिगत रूप में गारंटी देने का काम करते हैं। इसके अलावा देखा जाए फंडामेंटल राइट जो होता है ये कानूनी रूप से मान्य होता है, लेकिन याद रखिएगा डीपीएसपी को कानूनी रूप से मान्य नहीं किया गया है, ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता के रूप में धारण करता है। कानूनी रूप से मान्य ये किया गया है, कानून का प्रयोग करा करके आप फंडामेंटल राइट को लागू करवा सकते हैं, लेकिन सरकार को कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो सरकार को करना मस्ट है। दिए गए जितने सारे 12 से 35 के अनुच्छेद हैं वो सरकार करेगा तो करेगा। लेकिन यहाँ पे हम बताए थे आपको, जब डीपीएसपी की क्लास ले रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि डीपीएसपी में लिखे गए जो तत्व है वो सरकार के ऊपर दिया गया है। सरकार के पास व्यवस्था रहेगा तो काम को करेगा, सरकार के पास व्यवस्था नहीं रहेगा तो वो काम को नहीं कर सकता है। सरकार के ऊपर किसी भी तरह की दबाव डाल के न्यायपालिका या इत्यादि माध्यम से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास जितनी व्यवस्था होगी उसी के हिसाब से वो लोक कल्याणकारी अवधारणाओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेगा, ताकि भारत की प्रभुता, भारत की एकता और अखंडता को सामंजस्य स्थापित करके भारत को एक गरिमामय राष्ट्र के रूप में देखा जा सके। तो ये याद रखना आपको, ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्रदान करता है, वहीं पे फंडामेंटल राइट जो है वो कानूनी मान्यता को प्रदान करने का काम करता है।
इसके अलावा देखा जाए तो फंडामेंटल राइट जो होता है इसको लागू करने के लिए नीति और नियम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 की अवधारणाओं में लिख दिया गया है जितनी सारी बात है। अगर वो बात तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से संविधान और राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करता है तो किसी भी परिस्थिति में उसको अवैतनिक साबित आप नहीं कर सकते हैं। इसको लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि फंडामेंटल राइट स्वतः लागू हो जाता है। वहीं पे हम लोग अगर डीपीएसपी में देखें तो डीपीएसपी स्वतः लागू नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है। इसको लागू करने के लिए सरकार को विधान बनाने की आवश्यकता होती है कि किस मद में किस हद से तक जाकर के सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को परिपूर्ण करने के लिए वो नियम, दस्तावेज, कानून और विनियम का प्रयोग करके ही समाज को गौरवान्वित महसूस करवा सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो फंडामेंटल राइट जो है ये व्यक्ति को गारंटी देता है, ये व्यक्ति को गारंटी देता है अगर भारत में कोई भी फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ताकत होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति के वो संरक्षित देने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया जो ये गारंटी के रूप में नहीं है, बल्कि ये राज्य के कर्तव्य के रूप में डीपीएसपी को रखा गया है, जहां हमारी सरकार के पास जिस हद तक व्यवस्था होगा, सरकार के पास जिस हद तक व्यवस्था होगा उस हद तक वो मुहैया करवाने की कोशिश करेगी। लोकतंत्र की अवधारणा को परिपूर्ण रखने के लिए, लोकतंत्रात्मक साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, समाजवादी गांधीवादी प्रवृत्ति को अवधारणा को स्थापित करने के लिए सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि सरकार भरसक कोशिश करे कि समाज के दबे तबके जो लोग हैं उनका उत्थान हो, और समाज में जब दबे तबके लोगों का उत्थान होगा तभी समाज में समरसता को स्थापित किया जा पाएगा, तभी हम लोकतंत्र की अवधारणा को पूर्ण रूप से देख सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो उल्लंघन करने वाले कानून को न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 ये पावर दे देता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है देश में जो कानून मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, तो मूल अधिकार के विरुद्ध वाले कानून पे सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगी। वो कानून देश में लागू नहीं हो सकता। मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाते समय भी बताया था कि मान के चलिए हमारे आजादी से पहले की बात करिए या आजादी के बाद की बात करिए, आजाद देश से पहले अगर कोई कानून बना हो जो ब्रिटिश हुकूमत में बना था, ब्रिटिश शासनकाल में बना था, हम लोग आज भी आईपीसी सीआरपीसी के बहुत सारे सेक्शन को आज भारतीय संविधान में समाहित करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की अवधारणाओं को आज भी बहुत ज्यादा हम लोग अपने भारतीय संविधान में समाहित करके लोकतंत्र की अवधारणा को पूरा कर रहे हैं। हमारा संविधान ये कहता है मौलिक अधिकार कि आजादी से पहले कोई कानून बना हो या आजादी के बाद कोई कानून बनाइए, कोई भी कानून हो या कोई भी कानून आप बनाइए, उस कानून से हमें कोई खेद नहीं है। लेकिन अगर आजादी से पहले कोई कानून बना हो या आजादी के बाद कोई आप कानून बना रहे हैं और वो कानून मूल अधिकारों को संरक्षित होने में खतरा उत्पन्न करता है, वो कानून फंडामेंटल राइट के विरुद्ध अगर जाता है तो उस कानून को हम रद्द घोषित कर देंगे। यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होगा तो ऐसे कानून को न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर देगी। वो कानून भारत देश में कतई लागू नहीं हो सकता। यहाँ पे जो कहा गया है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ डीपीएसपी के उल्लंघन से संबंधित कानून को न्यायालय असंवैधानिक घोषित करने की ताकत नहीं रखती है, क्योंकि डीपीएसपी जैसे तत्व जो होते हैं वो न्यायालय में चुनौती दिए ही नहीं जाते हैं। तो जब डीपीएसपी तत्व न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जाएंगे तो आप बताइए डीपीएसपी जैसे संबंध में सरकार अगर कोई कानून जन उत्थान के लिए बनाएगा तो उसमें उचित और अनुचित जैसे तत्वों का मूल्यांकन करना बड़ी मुश्किल पड़ जाएगा, और ऐसे तत्वों पे अदालत किसी भी तरह की अपनी गतिविधि को जारी नहीं रख सकती है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट है, अगर इसको देखा जाए तो ये आपातकाल का अगर स्थिति आता है तो आपातकालीन स्थिति में इसको निलंबित किया जा सकता है। निलंबन का मतलब मैंने आपको पहले ही फंडामेंटल राइट में समझा दिया था। निलंबन का मतलब यहाँ ये होता है कि अगर देश किसी विपत्ति में चल रही है, देश के ऊपर किसी तरह की आपातकालीन परिस्थिति अगर आ चुकी है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दिया जाए।
बचे हुए जितने सारे अनुच्छेद हैं 12 से 35 के, अगर उन अनुच्छेदों को अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से लागू करवाना चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कह देगा कि अभी देश समस्याओं में चल रहा है, इसलिए इस कानून को हम अभी लागू नहीं कर सकते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मौलिक अधिकार से संबंधित कानूनों को लागू नहीं करती है, उसी को हम लोग संविधान के भाषा में निलंबन कहते हैं। यानी कि आपातकालीन परिस्थिति आएगी तो किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारी समता के अधिकार जैसे अधिकार जो है वो संरक्षित नहीं है, हमारी स्वतंत्रता के अधिकार पे कटाक्ष आ रहा है, 20 से 21 को छोड़ दिया जाए, या हमें शोषित किया जा रहा है, या हमारी धर्म की आजादी बहुत ज्यादा समस्याओं में चल रही है, या हमारी संस्कृति और शिक्षा पे कटाक्ष हो रहा है। इस तरह की बात कह के कोई व्यक्ति अगर अदालत में चुनौती देता है तो न्यायालय सीधे और सीधे कहेगी कि देश अभी आपातकाल जैसी परिस्थिति का सामना कर रहा है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के हम किसी अनुच्छेद को अभी लागू करने की हालत में नहीं है। जब देश की परिस्थिति सही हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 34 पढ़ाते समय, उस समय संविधान में ऐसा पावर दिया गया है कि सरकार आपातकालीन परिस्थिति के बाद चाहेगी तो लोगों के अंदर जो उनका शोषण हुआ होगा या उनको जिस तरह की सुविधाएं उत्पन्न नहीं हो पाई होंगी, उस तरह की बात पे संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी कि सीधे और मोटे तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि आपातकालीन अगर स्थिति आती है तो मौलिक अधिकार का निलंबन कर दिया जाएगा, लेकिन 20 से 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होगा। यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे निलंबन जैसा कोई बात है ही नहीं। आपातकाल आए या ना आए, किसी भी परिस्थिति में इसका निलंबन नहीं किया जा सकता है। सरकार के पास अगर व्यवस्थाएं होंगी तो किसी भी परिस्थिति में सरकार चाहेगी तो इसको लागू करवा सकती है। इतनी सारी बात जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको फंडामेंटल राइट भी पढ़ा दिया था, डीपीएसपी भी पढ़ा दिया था, मैंने आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आया था जो आपके मेंस जैसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच के अंतरों पे व्याख्या करिए, चर्चा करिए। तो आप इसमें से 2-4 बिंदु चाहें, इसमें से 2-4 बिंदु को लिख करके आप अपने आंसर को सही और सुव्यवस्थित कर सकते हैं। इतनी सारी बातों को चाहें तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इन सारी बातों को आप नोटबुक साथ साथ बनाते चलिएगा। अगर आप चैनल से नए नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का अगर समर्थन रहेगा तो मैं ऐसे निरंतर गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाऊंगा। इसके बाद जब मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली क्लास में, तो इसी फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार से संबंधित जो डिबेट हुए हैं, जो विवाद हुए हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट समय समय पे अपने डिसीजन को जो बदला है कि फंडामेंटल राइट बड़ा है या डीपीएसपी बड़ा है, इस अवधारणा को लेकर सर्वोच्च अदालत कई बार अपने निर्णय में कई बार परिवर्तन किया है। तो हम लोग वहां पढ़ेंगे चंपाकम देराई राजन से लेकर के मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले तक के पूरी केसेस को हम लोग समझेंगे कि हमारी सर्वोच्च अदालत को समय समय पे जब जब महसूस हुआ वो डीपीएसपी और मूल अधिकार के संबंध में लेकर के निर्णय को कैसे बदलता गया, और वर्तमान परिस्थिति में हमारी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में किस तरह की सामंजस्य है, इन सारी मुद्दों पे करता हूं मैं आपसे अगली क्लास में बातचीत। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।